यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी यूएई में पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से होगा शुरू। 15 फरवरी से 21 फरवरी चलेगा विधानसभा सत्र। एलजी सुबह 11 बजे विधानसभा को करेंगे संबोधित। किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन। शंभू खनौरी बॉर्डर से फिर हरियाणा में घुसने की करेंगे कोशिश। 7 जिलों में इंटरनेट बैन 2 दिन बढ़ा। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगी। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर पहुंचे दिल्ली। नामांकन भरने जाएंगे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 2 दिन में 317 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। राज्यसभा के 7 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। आज विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी रहेंगे मौजूद। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं अब खबरों का। यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी को लेकर भारतीय समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री यूएई। आज यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह। आज यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री कल यूएई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। कल यूएई दौरे पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री। इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया था, भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री। भारतीय जनमानस से मुखातिब होते हुए उन्होंने भारत यूएई दोस्ती को भी खास बताया था। और आज दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही यूएई में यह भव्य, आपको बता दें, इस मंदिर का निर्माण हो पाया है और प्रधानमंत्री के हाथों ही इस मंदिर का अब उद्घाटन होगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। पुलवामा के आतंकी हमलों के शहीदों को नमन किया है। बलिदान हुए सभी अमर जवानों को सत सत नमन। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बातें कही हैं। सीएम ने ये बात कही है, हर भारतीय आपकी वीरता और राष्ट्र सेवा भाव के समक्ष श्रद्धा से नमन करता है। संघर्ष व बलिदान आतंकवाद के विरुद्ध हमको एकजुट करता है। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। बलिदान हुए सभी अमर शहीदों को उन्होंने नमन किया है। हर भारतीय आपकी वीरता व राष्ट्र सेवा भाव के समक्ष श्रद्धावत है। संघर्ष व बलिदान आतंकवाद के विरुद्ध हमको एकजुट करता है। तो यह हम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। पुलवामा के आतंकी हमलों के शहीदों को नमन किया। बलिदान हुए सभी अमर जवानों को सत सत नमन। हम भारतीय आपकी वीरता व राष्ट्र सेवा भाव के समक्ष श्रद्धा रखते हैं। पुलवामा के आतंकी हमलों के शहीदों को उन्होंने नमन किया। बलिदान हुए सभी अमर जवानों को सत सत नमन। हर भारतीय आपकी वीरता व राष्ट्र सेवा भाव के समक्ष
श्रद्धा भाव रखता है। संघर्ष व बलिदान आतंकवाद के विरुद्ध हमको एकजुट करता है। तो लखनऊ से यह अहम खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री ने पुलवामा के आतंकी हमलों के शहीदों को नमन किया है। बलिदान हुए सभी अमर जवानों को सत सत नमन। मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर है। विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। 15 फरवरी से 21 फरवरी चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगा। एलजी सुबह 11 बजे विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली विधानसभा का आज 15 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, कल से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार का बजट सत्र काफी खास होने वाला है और इस बजट सत्र में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार जो है अपना 10वां जो है बजट पेश करने जा रही है और ये बजट का जो सत्र है 15 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और 17 फरवरी को बताया जा रहा है कि बजट पेश होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के जैसे मुद्दों को लेकर बजट में रूपरेखा तैयार कर चुकी है। उसको लेकर 17 फरवरी को आपको बजट का जो रूपरेखा है वो आपके समक्ष सामने आ जाएगी। और उसमें जो विशेष रूप से मैं बता दूं कि चुनाव करीब है, लोकसभा का चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या विशेष रूप से मैं बता दूं बात दिल्ली की जा रही है, दिल्ली का बजट है। लेकिन इसमें जो रूपरेखा है या बात करें जो चर्चा की जाएगी वो पूर्णतः बजट में विशेष रूप से जो है चुनाव को लेकर दिखाई देगी। और उसमें कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिस प्रकार से एक बजट की रूपरेखा तैयार की है उसको लेकर वो जो है सामने समझ रखेगी। और उसमें अहम कड़ी मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी को जो है अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के समक्ष भी पेश होना है। ये दोनों बातें अपने आप में एक दूसरे की विरोधाभास है। देखने वाली बात होगी कि इस बार का बजट का जो सत्र है कितना हंगामेदार होगा। हाँ प्रवेश, जिस तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी में तीखी नोकझोंक लगातार जारी है, बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आएंगे आम आदमी पार्टी और भाजपा के लोग। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमने अक्सर जब भी बजट सत्र हुआ है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे किसी भी राज्य का हो, लेकिन जो भी सत्र होता है वो हंगामेदार होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इस बार भी विशेष रूप से मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार का जो बजट होगा उसमें भी हंगामा होने के पूरे आसार है। जबकि मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली को चला रही है, उनका जो सत्र जो चालू होगा 15 से 20 फरवरी होगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बजट की जो रूपरेखा है जिसमें मैंने पहले ही बताया कि महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे जो मुद्दे हैं इनको लेकर कई जो है अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि इन चारों मुद्दों को लेकर फोकस किया गया है। और जो थीम की बात करें, थीम जो है विकसित भारत 2047 रखा गया है। इसमें पूर्णतः मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ जी। हाँ प्रवेश, आतिशी इस बार पहली बार बजट पेश करने जा रही हैं। आतिशी मार लेना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, एक बजट को समावेशी बजट बनाना। और खासकर कई ऐसे पहलू हैं जिस पर बीजेपी लगातार निशाना साधती रही है, बीजेपी जो विपक्ष में है। बिल्कुल, देखिए पहले जो है मनीष सिसोदिया जो है लगातार अपना बजट पेश करते रहे, लेकिन वो शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। तो उनकी जगह आतिशी मारलेना को जो है वित्त मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो बखूबी अपना जिम्मेदारी जो है निभा भी रही है। और अब जो है बजट में जो है अपनी जो रूपरेखा है या विशेष रूप से मैं बता दूं जो अपना बजट है वो पहली बार भले ही पेश करने जा रही है, लेकिन अपने मंत्रालय को काफी समय से संभाल रही है। जब से मनीष सिसोदिया जेल में है लगातार उन्होंने कई सारे मंत्रालय संभाले हुए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं कि कोई भी बजट बनता है तो उससे पहले चर्चा की जाती है, विस्तार रूप से जो है उसमें एक जो है पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद बजट पेश
किया जाता है। और ऐसा ही आतिशी मार्लेना ने भी किया है, और उसमें कहीं ना कहीं पूर्णतः एक रूपरेखा के तहत जब ये बजट तैयार हो गया तो उसको 17 फरवरी को पूरे राज्य या पूरे देश के सामने रखा जाएगा। जी। हाँ, निश्चित रूप से प्रवेश, आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें 15 फरवरी से 21 फरवरी तक आपको बता दें विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। आतिशी मार्लेना इस बार पहली बार बजट पेश करेंगी, तो उनके लिए निश्चित रूप से ये चुनौती होगी। एलजी सुबह 11 बजे विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी का ये पहला बजट है। आतिशी मार्लेना पहली बार बजट पेश करेंगे और निश्चित रूप से ये बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। तो विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगा। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर कड़ा पहरा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। बॉर्डर से फिर हरियाणा में घुसने की कोशिश किसानों के द्वारा की जा रही। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बैन कर रखा गया है। 2 दिन और इंटरनेट सेवाओं को बैन किया गया है। ये सीमा बढ़ा दी गई है। तो पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंढेर भी इस दौरान दिल्ली तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट वैन को बढ़ा दिया गया है 2 दिनों के लिए। 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। यह पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। इससे पहले मंगलवार को किसानों ने 10 बजे पंजाब और हरियाणा से कूच किया था। दोपहर करीब 12 बजे किसान एक साथ पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पर किसानों के पहुंचते ही हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू किए थे। आपको बता दें कल के प्रदर्शन में लगभग 5 पुलिसकर्मियों के अलावा कई अन्य लोगों के मामूली रूप से जख्मी होने की भी खबर सामने आई थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि विनोद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, हम आपके पास आना चाहेंगे। किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। जिस तरीके से कल किसानों ने कूच किया, दिल्ली कूच किया, और कल एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े थे, और इस दौरान 4 से 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और कई किसान भी घायल हुए थे। आज की अगर स्थिति देखी जाए तो आज किसानों की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है? किस तरीके से दिल्ली में वो घुसने का प्रयास करेंगे और प्रशासन की व्यवस्था क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि किसानों ने कल दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन उससे ज्यादा बात करें तो चाहे दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, तीनों पुलिस ने अपने बॉर्डर पे जिस तरीके की चौकसी रखी थी उसकी वजह से किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रात जो है पहरा दिया गया है, और अभी भी हालात ये है कि सभी बॉर्डर पर पूरी चौकसी या निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से मैं बता दूं कई जिलों में हरियाणा में इंटरनेट बंद है। इसके अलावा कल हमने देखा जिस तरीके से किसानों और पुलिस की झड़प हुई, उसमें आंसू गैस के गोले चले। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा किसान घायल भी हुए हैं और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन ये स्थिति आज दोबारा देखने को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल किसान किसी भी बॉर्डर को पार करने में विफल रहे थे, और बताया जा रहा है कि आज वो फिर से दम भरेंगे और फिर से जो है दिल्ली कूच करने की तैयारी करेंगे। और यही वजह है, शायद ये इनपुट शायद पुलिस को पहले ही मिल चुका है, और इसी वजह से पुलिस ने पूरी रात चौकसी की है, निगरानी रखी है। और अभी भी बॉर्डर की सुरक्षा की बात करें तो चारों तरफ, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, इसके अलावा जितने भी तमाम बॉर्डर हैं उन पर जो है पूरी सुरक्षा चौकसी बढ़ाई जा चुकी है। और दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, सभी अपने अपने बॉर्डर को निगरानी रख रहे हैं। जी प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम विनोद गुप्ता के पास आना चाहेंगे। विनोद जी, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन कल उग्र रूप धारण कर चुका था, आज की अगर बात की जाए,
कई जगह ऐसा सुनने में आया है कि किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं, अपने राशन पानी के साथ आए हैं कि अगले 6 महीने तक अगर उनको धरना देना पड़े तो उसकी तैयारी करके आए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात हरियाणा तंबू बॉर्डर की बात करें, क्योंकि जो हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट की थी और चेक किया, जांच की थी, खुद गए थे और देखा कि वहां पर कोई एक दो या 2,000 या 4,000 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में किसान वहां मौजूद था, और जिन्होंने तंबू बॉर्डर जो है उसको तोड़ने की कोशिश करी, पूरा प्रयास किया। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो युवाओं की संख्या थी, तो युवाओं की संख्या थी, और जिस तरह से युवा और किसान वहां पर आए हुए थे पूरे तैयारी के साथ थे, चाहे वो ट्रैक्टरों के साथ हो, चाहे अपने खान पान के साथ हो। तो सही आपने कहा कि 6 महीने से ज्यादा का राशन वो अपने साथ लेकर आए थे और पूरी तैयारी के, और उनका जो मकसद था सिर्फ जाना था कि दिल्ली किस तरह पहुंचा जाए। तो जिस तरह से हरियाणा ने तैयारी की थी कि हरियाणा के अंदर कोई भी पंजाब का किसान ना आए, उसको लेकर पूरी तैयारी थी, परंतु किसान जो है, खासकर युवा जो थे, वो बिल्कुल उग्र उग्र थे कि उनको जाना है तो जाना है, चाहे वो आंसू गैस के गोले उनको छोड़े जाए, चाहे उनके पास किसी तरह की जो रबड़ गोलियां थी वो चलाई जाए, चाहे और किसी तरह का अगर पुलिस जो कर सकती है वो करे, परंतु किसानों का जो रूप था कि उन्होंने दिल्ली जाना है और अपनी मांगों को आगे रखना है। जी विनोद जी, अगर बात की जाए किसानों की मांगों की तो कई विनोद जी, हम आपके पास आएंगे कि ब्रेक का वक्त हो गया है, आपसे आगे भी अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, किसानों का आज कूच का आज दूसरा दिन, तमाम तैयारी के साथ किसान आए हैं और प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम कर रहा है, पुलिस चाक चौबंद नजर आ रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है और किसानों ने जिस तरीके से कल आंदोलन के पहले दिन मुखर रूप से विरोध करते नजर आए थे और दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर आए थे, इस दौरान हरियाणा पुलिस के जवानों से किसानों की झड़प भी हुई थी, जिसमें हरियाणा पुलिस के डीएसपी के अलावा 10 पुलिसकर्मी भी जख्मी भी हुए थे। किसान पूरी तैयारी से आए। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा और विनोद गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे। विनोद जी, हम आपसे, हमारा सवाल था, जिस तरीके से किसानों की जो मांग की हम बात कर रहे थे, किसानों की जो मांगे थी उनमें से अधिकांश मांगे सरकार ने मान ली है, उसके बावजूद किसान जो है वो अड़े हुए हैं आंदोलन के लिए। विनोद जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी 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 विनोद जी, अपनी बात पूरी करिए। जिस तरह से देखिए, 2 दिन पहले भी किसानों और सरकार के बीच जो है चंडीगढ़ के अंदर भी बातचीत हुई थी, और खासकर उनकी जो मांगे थी मान ली गई थी। हाँ, जरूर किसान जो अड़े हैं वो खासकर एमएसपी को लेकर है, या फिर जो पेंशन को लेकर है, या और भी कुछ जो उनकी मांगे उनको लेकर अड़े हुए, परंतु सरकार कहती है एक बार आप बातें मानो और अब शांति के साथ इस चीज को खत्म करो, जो भी मांगे उनको उन पर विचार भी किया जाएगा, परंतु किसान जो है वो बिल्कुल अड़े हुए हैं। और अड़े इस तरह है कि एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है, और हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अगर बॉर्डरों की बात कर ले, आम जनता की परेशानी की बात करें, तो हद से ज्यादा बद से बदतर जो हालात है खासकर बॉर्डर एरिया पर है। सरकार फिर भी अभी भी इनको मौका दे रही है कि आप आए, बात करें, बात के साथ अपना जो है समाधान करें। जी हाँ विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवेश के पास हम आना चाहेंगे। प्रवेश जी, जिस तरीके से किसानों की मांग के बीच कल राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि जो सबसे बड़ी किसानों की मांग है एमएसपी की गारंटी, तो एमएसपी की गारंटी राहुल गांधी ने कल ही ऐलान किया कि कांग्रेस एमएसपी की गारंटी देगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो जंग है वो राजनीति का मैदान बन चुकी है। लोकसभा चुनाव करीब है। हमने देखा राहुल गांधी का बयान जरूर ये सामने आया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आते ही एमएसपी को लागू कर देगी, लेकिन वही बात करें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं जो बीजेपी सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी के इस बयान से कटाक्ष किया है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि अगर कांग्रेस को एमएसपी लागू करना था तो उन्होंने देश पे 60 वर्ष से ज्यादा जो है राज किया है, उन्होंने अभी तक एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, किसान की पूरी जिद को पूरी करने की कोशिश भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 3 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा लगातार जो है उनसे संपर्क में है और
बार बार किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो बातें हैं, या विशेष रूप से मैं बता दूं जो एमएसपी का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं पेच फंसा रहा है, और इसी वजह से लगातार जो है ये पूरी जंग देखने को मिल रही है। सरकार चाहती है कि एमएसपी का मुद्दा है, उस पर चर्चा की जाए, विचार किया जाए, क्योंकि सरकार का कहना है, अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया था, और केंद्रीय मंत्री कृषि राज्य मंत्री भी कहे जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अगर आपको एमएसपी का मुद्दा है तो उस पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि कोई भी काम एकदम नहीं होता है। लेकिन किसान है कि अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। किसान जानते हैं लोकसभा चुनाव करीब है, अगर इस समय उनकी बातों को नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं ये बातें फिर से जो है बस्ते में, ठंडे बस्ते में बंद हो जाएंगी, और फिर से किसानों के लिए वही रास्ता या फिर से वही नीति चालू हो जाएगी। निश्चित रूप से प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट, अहम जानकारी के लिए। विनोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, किसानों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया। 7 जिलों में फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं। 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित जो की गई हैं वो और बढ़ाई गई हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से अगली खबर है। आपको बता दें, बसंत पंचमी पर्व पर संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें, भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले का आज चौथा स्नान पर्व है। आज 12 स्नान घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान घाट पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चलेगा माघ मेला। तो यह हम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर माघ मेले में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 12 स्नान घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें, सुबह से अब तक लगभग 5 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और 80 लाख लोगों का बताया जा रहा है कि इस स्नान में 80 लाख लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये चौथा स्नान है। तो माघ मेले का ये चौथा स्नान, भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर स्नान, गंगा स्नान, संगम स्नान का काफी महत्व माना जाता है। इसी को देखते हुए आज संगम तट पर आस्था का हुजूम उमड़ा हुआ है। 12 स्नान घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से अब तक 5 लाख श्रद्धालु गंगा और संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आपको बता दें, स्नान को देखते हुए आज की अगर स्नान की बात की जाए, काफी महत्व माना जाता है आज के स्नान का। तो पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चलेगा ये माघ मेला। चौथा स्नान है माघ मेले का। आज बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। लोग संगम और गंगा के तट पर पहुंचे हैं और इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। माघ मेले का चौथा स्नान पर्व आज। और विनय मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, अगर बात की जाए, आज बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैसा माहौल है वहां का? जी, आज बता दें कि आज जो है चौथा स्नान है बसंत पंचमी का। तो आज जो है लाखों की संख्या में जो है आज श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज बसंत पंचमी विद्या, ज्ञान, संगीत व कला की देवी वीणा वादनी मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था और आज वो मनाया जा रहा है। यह पर्व ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना देता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, विद्या आरंभ, वाहन व भवन खरीदने जैसे कार्य शुभ माने जाते हैं। जी विनय, अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु वहां संगम तट और गंगा तट पर पहुंच रहे हैं। अब तक जैसा कि जानकारी आ रही, 5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जी, आपको बता दें कि आज सुबह तक लगभग 5 लाख की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। और उनकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की जो है निगरानी चप्पे चप्पे पर है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और एनडीआरएफ की टीमें जो है जल में जो है वो लगातार जो है गोताखोरों की टीम लगातार सुरक्षा के लिए तत्पर है। जी विनय, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लोगों को किसी तरीके से ट्रैफिक से संबंधी या अन्य प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं क्या?
जी, बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए जो है रोड डाइवर्जन की कई जगहों पे व्यवस्था है और इनकी सुगमता के लिए जो भारी वाहन है शहरों में आने वाले उनको रोक दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी शरणार्थी को दिक्कतें न आए। जी विनय, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता विक्की डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की, अगर वाराणसी की बात की जाए, बसंत पंचमी का आज अवसर है और ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वाराणसी में भी लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कैसा नजारा है बनारस वाराणसी का? बिल्कुल, आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा का ये चौथा स्नान है, जो आज के बसंत पंचमी का भी दिन है। आज माँ सरस्वती और विद्या की देवी और संगीत की जो देवी मानी जाती है, उनके भी आज पूजा की जाती है। भक्त जो है, और सुबह से ही आपको बता दें कि काशी के घाटों पे जो है श्रद्धालु लंबी एक सैलाब उभरा सा हुआ है, जिसमें आस्था की डुबकी लगा रहे लोग, स्नान कर रहे हैं। और आज के दिन खास महत्व इस पीले वस्त्र का माना जाता है। लोग स्नान करके, दान पुण्य करके और पीले वस्त्र ग्रहण करके माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। और कहा जाता है काशी को कि महादेव की नगरी है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन जो है बाबा काशी विश्वनाथ का जो है तिलकोत्सव का भी प्रोग्राम आज ही के दिन शुरुआत होती है। तिलकोत्सव भी किया जाता है बाबा का रजत प्रतिमा का भव्य तरीके से, क्योंकि आगामी माह में जो है शिवरात्रि का दिन है और आज से तिलकोत्सव की अर्चक शुरू हो जाएगी। इसको लेके काशी में भी जो है आज के दिन धूमधाम से, एकदम पवित्र तरीके से, धूमधाम से, विधि विधान से बसंत पंचमी और माघ मेले का स्नान को देखते हुए पूरी तरीके से जो है त्योहार ये मनाए जा रहे हैं। और बात करें सुरक्षा की, तो काशी के घाटों पे वाराणसी में प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है, उसको लेकर भी प्रशासन तैयारियां कर रहा है। और आज जो बसंत पंचमी का स्नान है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु बनारस पहुंचते हैं और गंगा स्नान करने की तैयारी में है। बड़ी संख्या में स्नान कर भी चुके होंगे श्रद्धालु। ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी चुनौती है और प्रशासन की व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद नजर आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आगामी जो 25 को जो है प्रधानमंत्री का भी वाराणसी दौरा है। और कल से जो है सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी में ही मौजूद है और अभी तक वो मौजूद है। कल बाबा विश्वनाथ काल भैरव का दर्शन भी किए, जिसको लेके और इसी वीआईपी के आगमन को लेके जो प्रशासन पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की, प्रशासन की जो है चप्पे चप्पे पे तैनात है। हर वीआईपी मूवमेंट पे लेके रोड को डाइवर्जन किया है और साथ ही साथ जो घाट को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, गुदुलिया चौराहा कर लीजिए, वहां से जो है प्रशासन के खास इंतजाम किए गए, बैरिकेटिंग किया गया। वहां से वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। केवल और केवल पैदल जो स्नान करने जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उन्हीं को छोड़ा जा रहा है और उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। और आपको बता दें कि पानी में, गंगा नदी में जो है एम्बुलेंस, जो वाटर एम्बुलेंस की भी सुविधा की गई है। उसमें 112 डायल उसमें भी किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई, जल पुलिस की टीमें लगी है। श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जी विकी डे, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बनारस में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो बसंत पंचमी के अवसर पर एक तरफ प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वाराणसी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर से अगली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री। 2 दिन में 317 करोड़ रुपए की सौगात देंगे सीएम। तो गोरखपुर से अहम खबर आपको दिखा रहा है। आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री खाद्य कारखाना परिसर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम। कार्यक्रम में करीब 1000 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। 252 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। आपको बता दें, 91 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे रजही के बनटंगिया आजाद नगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वहां गांव चलो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन सुबह गौ सेवा और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही सीएम मंदिर परिसर में जनता दरबार का कार्यक्रम भी लगाएंगे। 11 बजे के करीब सीएम पहुंचेंगे बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम। साथ ही 60 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो ये तमाम वो कार्यक्रम है जो 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री करेंगे। 5 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री इस दौरान करेंगे। तो गोरखपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 60 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास भी यहां करेंगे।
5 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो गोरखपुर से अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का अहम दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। आपको बता दें 252 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 4 बजे रजही के बनटांगिया आजाद नगर परिसर पहुंचेंगे। गांव चलो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी। तो गोरखपुर से अहम खबर, दौरे के दूसरे दिन सुबह गौसेवा और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही सीएम मंदिर परिसर में जनता दरबार का भी कार्यक्रम लगाएंगे। 11 बजे के करीब सीएम पहुंचेंगे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह। यहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री गोरखपुर आज पहुंचेंगे। 252 करोड़ की परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा वाराणसी था। वाराणसी से फिर मुख्यमंत्री जी वो पहुंच गए, सीधा गोरखपुर निकल गए। तो वहां पे करीब आज जो कार्यक्रम है उसमें करीब 1000 जोड़ों को जो है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, जिसका जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हो गया। उसके बाद 252 करोड़ की करीब 51 विकास परियोजनाओं का जो है लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। और ये हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कारखाना मैदान है। यही कारखाना मैदान आपको याद होगा कि जो कारखाना बंद पड़ा हुआ था उसको फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सरकार बनी थी पहली बार, तो वहां पे कारखाना को फिर पुनरुद्धार करके उसका जो है कारखाना चालू करवाया गया था। तो वहाँ जो मैदान जो वहाँ पे है वहाँ पे वो कार्यक्रम रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो करीब 252 करोड़ की परियोजनाओं का जो कार्यक्रम रखा गया है, जो वहाँ पे जो है जो जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, उसमें कई ऐसे कार्यक्रम है जिसके तहत जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जो जोड़ों का जो 1000 जोड़ों का जो शादी का कार्यक्रम रखा है मुख्यमंत्री की योजना के तहत, कार्यक्रम जो हर जिले में लगभग होता है, ये गोरखपुर में रखा गया है। हाँ कौशलेंद्र, अगर बात की जाए विकास कार्यों की, तो गोरखपुर में समय समय पर सीएम योगी पहुंचते रहते हैं और करोड़ों की सौगात गोरखपुर वासियों को लगातार दे रहे हैं। और ऐसे में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे कार्यक्रम जो कई कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे पहले कार्यक्रम में सामूहिक विवाह वाला कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथ होना। उसके बाद जो 292 करोड़ की जो परियोजनाओं का जिस शिलान्यास है वो मैदान में जो गांधी हिंदुस्तान कारखाने के मैदान में जो रखी गई है उसको लेके है। उसके बाद जो है नारी शक्ति वंदन, क्योंकि बीजेपी का एक कार्यक्रम भी चल रहा है। आप देखेंगे गांव में जो है डेरा डालने का जो कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी, तो वहाँ जो कार्यकर्ता है तमाम लोगों को दिशा निर्देश भी देंगे और वहाँ भी एक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कौशलेंद्र, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राज्यसभा के 7 प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के ये 7 प्रत्याशी सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह करेंगे पर्चा दाखिल। इसके अलावा अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, तेजवीर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साधना सिंह और संगीता बलवंत भी पर्चा दाखिल करेंगी। तो आज विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भाजपा के सभी 7 प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय है, क्योंकि संख्या बल
के आधार पर 7 प्रत्याशियों का जीतना तय माना जा रहा है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। तो यह हम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। भाजपा के सभी 7 प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, 7 राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति भी बताई जा रही है, इसमें क्या है अहम अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूपी प्रभारी बनाए गए हैं बैजयंत जैन पांडा, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी 10 बजे लखनऊ बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाएंगे, यूपी कार्यालय में। उसके बाद भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो और दोनों डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक है, ये तमाम लोग बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाएंगे 10 बजे। उसके बाद 10:15 बजे करीब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद 10:30 बजे वो बीजेपी कार्यालय से निकल के सीधा विधान भवन जाएंगे, क्योंकि विधान भवन और बीजेपी कार्यालय की जो दूरी है अगर वो देखिए तो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे है। तो लोग सीधा विधान भवन जाएंगे और वहां पे जो है वो कार्यक्रम, जो 7 प्रत्याशी बीजेपी के जो जिनको प्रत्याशी घोषित किया गया है कि वह राज्यसभा के लिए नामित किए गए, तो आज वो 10:30 बजे के करीब विधान भवन में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हाँ कौशलेंद्र, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 11 बजे नामांकन प्रस्तावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री की उपस्थिति बताई जा रही है। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। 7 राज्यसभा प्रत्याशी भी विधान भवन पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के सभी 7 प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास है और संख्या बल के आधार पर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 7 प्रत्याशी आसानी से बीजेपी के जीतेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है। दिल्ली वासियों के लिए 350 ई बसें लॉन्च करेगी सरकार। दिल्ली को विश्व स्तर पर 3रा स्थान देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली वासियों के लिए 350 ई बसें लॉन्च करने की तैयारी कर रही है सरकार। हरित दिल्ली की दिशा में दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम हो सकता है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरित दिल्ली की दिशा में दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम हो सकता है। दिल्ली वासियों के लिए 350 ई बसें लॉन्च करेगी सरकार। दिल्ली वासियों के लिए 300 ई बसें लॉन्च करेगी सरकार। हरित दिल्ली की दिशा में दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम सामने आया, बड़ा कदम हो सकता है। तो दिल्ली से अहम खबर। दिल्ली वासियों के लिए 350 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करेगी सरकार। दिल्ली को विश्व स्तर पर 3रा स्थान देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली वासियों के लिए 350 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करेगी सरकार। हरित दिल्ली की दिशा में दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखाना है। दिल्ली वासियों के लिए 350 ई बसें लॉन्च करेगी सरकार। दिल्ली को विश्व स्तर पर 3रा स्थान देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली वासियों के लिए 350 ई बसें लॉन्च करेगी सरकार। यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। हरित दिल्ली की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रक में करंट उतरा है। हाई टेंशन लाइन का तार ढीला होने के चलते लटक रहा था। ये तार काफी नीचे लटक रहा था और ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन का तार ट्रक से छू गया, जिससे करंट उतरने से जिंदा जला है खलासी। ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर रहा था ड्राइवर। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। महिगवा थाना क्षेत्र के कुम्हरावा रोड की यह पूरी घटना है।
तो अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं महिगवा थाना क्षेत्र के कुम्हरावा रोड की यह पूरी घटना है, जहां हाई टेंशन की लाइन के चपेट में आकर ट्रक में करंट उतरा है और खलासी की मौत हुई। हाई टेंशन लाइन तार ढीला होने से काफी नीचे लटका हुआ था, जिससे ट्रक में करंट उतरा है। ट्रक में करंट उतरने से जिंदा जला है ट्रक का खलासी। तो ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर रहा था ड्राइवर। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक में करंट उतरा है, जिससे ट्रक के खलासी की जिंदा जलकर मौत हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, कल देर रात की ये घटना है और बताया जा रहा है कि गैर राज्य से ये जो ट्रक है वो यहाँ पर लखनऊ के महिगवा थाना क्षेत्र में, यानी कि जो सीतापुर रोड है, वहाँ पर एक माल अपलोड करने आया था और उसी माल को अपलोड करके वो वापस जा रहा था। लेकिन वापस जाने के दौरान इसने हाईवे के किनारे जो शराब की दुकान थी वहां पर वो शराब खरीदने के लिए ट्रक से उतर रहा था और उसी दौरान उस ट्रक को रोड के किनारे लगा रहा था। लेकिन वहां से गई जो हाई टेंशन लाइन थी वो उसको उसकी ट्रक पे छू गई, जिसकी वजह से पूरा जो करंट था हाई टेंशन लाइन का वो ट्रक में उतर आया और इस दौरान जो मृतक बताया जा रहा है राकेश, वो ट्रक से उतरने के दौरान उसमें झुलस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन जब तक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से वो झुलस गया था और जब तक वो अस्पताल पहुंचाया गया स्थानीय पुलिस और राहगीरों की मदद से, तब तक डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहा है, हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से ट्रक का खलासी जिंदा जला है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। बहराइच में 3 उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है। उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में एसपी ने बदलाव किया है। एसपी ने कानून व्यवस्था ध्यान में रखकर यह तबादला किया है। तबादले के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, एसपी ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। तबादले के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, एसपी बिंदा शुक्ला ताबड़तोड़ तबादले करने में जुटी हुई हैं। बहराइच में 3 उप निरीक्षकों के ये तबादले हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा में जमीनी मामले में फायरिंग और पथराव की खबर सामने आई है। रास्ते में गड्ढा खोदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। सूचना पर पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवकों को पकड़ा है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने में लाई है। दूसरे पक्ष के लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। गोंडा के कटरा बाजार के सरवांगपुर गांव की ये पूरी घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो कार्यक्रम के बाद बवाल हुआ है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो कार्यक्रम फ्लॉप हुआ है। कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं हो पाई है भीड़। कार्यक्रम में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रही हैं। कार्यक्रम के बाद संगठन में बवाल मचा है। आपको बता दें, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पार्टी के विवादित पदाधिकारी ने फ्लॉप कराया कार्यक्रम। वर्तमान में सबसे खराब दौर से गुजर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का संगठन काफी खराब दौर से गुजरा। प्रदेश अध्यक्ष के सामने पहला ही कार्यक्रम फ्लॉप हुआ है। लोकसभा की दावेदारी करने वाला पहला कार्यक्रम फ्लॉप हुआ है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।